जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल कालीन प्रशासन। देखिए, मुगलों की अगर हम बात करें तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने इम्पोर्टेंट रूलर्स पढ़े जो मेन मुगल्स थे। हमने स्टार्ट किया बाबर से, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और फिर औरंगजेब। ठीक, तो ये सारे मेन मुगल्स थे। ठीक है, लेटर मुगल्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका देखेंगे कि ये जो मुगल शासक था या मुगल काल का, इसका प्रशासन किस तरीके से काम करता था, एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, मुगलों की अगर हम बात करें तो मुगलों का एम्पायर बहुत ह्यूज था। मतलब इनकी अगर हम बात करें तो दे हैव गॉट अ वेरी ह्यूज। ठीक है, तो इनका बहुत ही विशाल साम्राज्य, ना तो मुगलों ने सिर्फ विशाल साम्राज्य को स्थापित किया, बल्कि इन्होंने जो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, उसका जो संचालन करने वाले थे, मतलब जो सारे कार्यों का संचालन करने वाले थे, उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी बड़ा सुदृढ़ बनाया। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो जितने भी मुगल बादशाह रहे हैं उसमें अकबर का रोल सबसे ज्यादा रहा है। मतलब अकबर के टाइम पर अगर हम बात करें तो मुगल कालीन एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे ज्यादा एक तरीके से कहा जाए डेवलपमेंट हुआ। देखिए, बाबर के समय में बहुत ज्यादा टाइम तक बाबर टिक नहीं पाए तो उसके कारण, और फिर हुमायूं के टाइम भी अगर आप बात करें तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी रही, 10-12 साल के लिए तो वो बाहर ही थे, 15 साल के लिए। तो अकबर का एक लंबा शासन काल था, तो उस टाइम पर जो प्रशासन बना, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा विकास या एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर किसी के शासन काल में हुआ तो वो अकबर के समय हुआ। ठीक है, तो आपको एक तो याद रखना है कि मुगलों ने ना तो केवल अपना एक विशाल साम्राज्य बनाया, बल्कि इसके अलावा अपने संचालन को भी सुदृढ़ और कुशल बनाया। ठीक है, मतलब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाया। और ये एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो किसके टाइम पर फला फूला, अकबर के समय में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे और उनका क्या क्या काम हुआ करता था। देखिए, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पोस्ट हुआ करती थी, जैसे अगर हम बात करें तो वकीले मुतलक, ठीक है, इनका क्या काम हुआ करता था। फिर इसके बाद बात करें तो इनके समय में एक मीर बख्शी भी हुआ करते थे, ठीक है, या दीवान हुआ करते थे। तो इन सारे ऑफिसर्स को हमें पढ़ना है और इनके क्या काम हुआ करते थे इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब जो केंद्रीय प्रशासन था वो कैसा था। उसके बाद फिर हम प्रांतीय प्रशासन पे आएंगे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते जाएंगे, और प्रोविंशियल्स के बाद हम आएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आएंगे परगना लेवल पर, और परगना लेवल से आएंगे विलेज लेवल पर। ठीक है, ये मतलब पूरी हायरार्की थी एडमिनिस्ट्रेशन की। सबसे पहले था केंद्र, केंद्र के बाद था प्रोविंस, प्रोविंस के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद परगना, परगना के बाद विलेज। तो एक एक करके हम सभी के प्रशासन देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम इस क्लास में इनका मिलिट्री सिस्टम भी देखेंगे कि इनका सैन्य प्रशासन किस तरीके से था। ठीक है, और भी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुगलों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। तो इतने विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होना, बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलप किया गया मुगलों के द्वारा, और अकबर के समय में सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया गया। ठीक, अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो देखिए, बेसिकली हमें इनकी जानकारी जो मिलती है वो बहुत सारे फारसी और अरबी साहित्यकार थे जिनके जिनसे हमें मिलती है। आपको याद होगा अबुल फजल, अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी अकबरनामा। ठीक है, तो उसमें अकबर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ था कि अकबर के समय में प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता था। इसके बाद अगर आप बात करें तो जहांगीर नामा भी एक किताब थी। ठीक है, पातशाह नामा भी एक किताब थी। तो इन सारी किताबों से ही हमको क्या मिलता है, मुगल कालीन एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी। ठीक है, तो मुगल कालीन एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, अकबरनामा, जहांगीरनामा, ठीक है, इसके अलावा पातशाह नामा। ठीक है, तो समझ में आया आपको। ठीक, तो मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सुदृढ़ था। कारण था कि मुगल एम्पायर था बहुत बड़ा, ह्यूज एम्पायर था, तो उसको चलाने के लिए वैसा एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए होता था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
तो द मुगल नॉट ओनली established a huge empire बट ऑल्सो established एन ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मैंने जैसा आपको बताया कि मुगलों का सिर्फ अकेले ह्यूज एम्पायर नहीं था, बल्कि उन्होंने एक संगठित प्रशासनिक तंत्र भी स्थापित किया था, ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। क्योंकि भाई देखिए इतना बड़ा साम्राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो उनका बड़ा साम्राज्य था, इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या रखा, बड़ा सुदृढ़ रखा। मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। देखिए अकबर के समय में सबसे ज्यादा मुगल कालीन प्रशासन जो है वो विकास हुआ। देखिए कारण उसका मैंने आपको बताया यही था। मुगल कालीन में अगर हम बात करें तो लंबे समय तक के लिए अकबर शासन में रहे। बाबर और हुमायूं की बात करें तो वो बहुत लंबे समय तक शासन में नहीं रहे, तो इसलिए उनके समय में वो एडमिनिस्ट्रेशन की वो जो है सुदृढ़ता नहीं आ पाई। लेकिन अकबर चूंकि लंबे समय तक मुगल शासक रहे, तो इस कारण से भी उनको क्या रहा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करने में समय मिला। इसके अलावा मैंने आपको बताया द इंफॉर्मेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ रूलर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, पर्शियन एंड अरेबिक लिटरेचर, इन विच इंपॉर्टेंट सोर्सेज आर अकबरनामा, अबुल फजल ने लिखी। इसके अलावा मुताबक उत तवरीक, ये बदायूं ने लिखी थी, बदायनी ने। मुताबक उत तवरीक, जहांगीरनामा, पातशाहनामा, इन सारी किताबों से क्या मिलता है, हमें मुगल कालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। समझ में आया आपको मुगल कालीन प्रशासन? ठीक, अब हमें इनके जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके फीचर्स देखने हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक, तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स, या हम जिसको कहते हैं मुगल कालीन प्रशासन की विशेषताएं। मुगल कालीन प्रशासन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड ईरानियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखिए आप जानते हैं कि ये ईरानी थे, ईरान से आए थे। ठीक है, तो भारतीय एवं ईरानी प्रशासनिक व्यवस्था का कॉम्बिनेशन था ये। ठीक है, मुगलों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स जो थे वो इंडिया से, इंडियन और ईरानियन दोनों का मिक्स था। नेक्स्ट, monarchical system of governance in which there was no place for democratic values। देखिए इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, राजतंत्रात्मक, मोनार्कियल सिस्टम। ठीक है, मतलब यहां पर प्रजातांत्रिक मूल्यों का कोई रोल नहीं था, कोई स्थान नहीं था प्रजातांत्रिक मूल्यों का। ठीक है, जैसे आज हम बात करें, आज जो हमारा सिस्टम है गवर्नेंस का वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मतलब कि प्रजातांत्रिक मूल्य है आज। उस समय पे क्या था, राजतांत्रिक मूल्य, मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, जहां पर जो प्रजातांत्रिक मूल्य थे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी, उनकी कोई प्लेस नहीं था। इसके बाद बात करें हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अत्याधिक केंद्रीकृत, केंद्रीकृत का मतलब होता है कि सारी की सारी पावर जो थी वो बादशाह के हाथ में थी। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, चाहे प्रोविंस लेवल का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट, चाहे परगना, चाहे विलेज, सबके ऊपर कौन हुआ करता था, बादशाह हुआ करता था। इसीलिए इसको सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहा जाता है, या जिसको कहा जाता है केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, जहां पर सारे डिसीजंस कौन लेगा, बादशाह लेगा। ठीक है, और इनका जो सैन्य प्रशासन था वो भी ऐसा ही था। ठीक है, इनका जो सैन्य प्रशासन था वो भी ऐसे ही था। ठीक है, अगला बात करें, द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन मनसबदारी सिस्टम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसके बाद जो मैं अगली क्लास लूंगा ना वो मनसबदारी के ऊपर होगा। ठीक है, तो इनका जो पूरा सैन्य प्रशासन था वो मनसबदारी व्यवस्था पर केंद्रित था। हम पढ़ेंगे पूरा मनसबदारी सिस्टम, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए कि मुगलों का जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस पे डिपेंड था, मनसबदारी सिस्टम पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट्स फॉर रेवेन्यू इन विच आईने दहसाला वॉज प्रोमिनेंट। देखिए ये आईने दहसाला के ऊपर भी मैं एक क्लास लूंगा। देखिए अगली जो मेरी क्लास होगी ना उसमें हम दो सिस्टम पढ़ेंगे, एक तो मनसबदारी सिस्टम जिसके थ्रू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, और दूसरा था आईने दहसाला। ठीक है, जो इनके, ठीक है, जो इनके रेवेन्यू जनरेशन की
अरेंजमेंट्स को देखता था। ठीक है, तो आईने दहसाला और मनसबदारी, इनके ऊपर कल सेपरेट लेक्चर होगा। ठीक है, जिसमें मैं डिटेल में एक एक चीज आपको बताऊंगा कि मनसबदारी सिस्टम क्या होता है और आईने दहसाला क्या है। क्लियर? जनरली द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वाज सेकुलर। देखिए, जनरली अगर हम बात करें सामान्यता, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्वरूप था वो धर्मनिरपेक्ष था, सेकुलर था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अकबर जो थे वो एक सेकुलर थे, मतलब कि वो सभी के अपने आप को राजा मानते थे। अगर आपने देखा हो तो अकबर के नौरत्नों में भी कई सारे हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के लोग थे। जैसे आप देखें तो तोडरमल थे, आपके बात करें बीरबल थे, तो ये सब क्या थे, या मान सिंह की अगर हम बात करें, तो ये सब क्या थे, हिंदू थे। तो इसी कारण से इनका जो गवर्नेंस था जनरली अगर हम बात करें तो वो सेकुलर था। हाँ, थोड़ा सा औरंगजेब के टाइम पर थोड़ी सी चीजें बदली थी, लेकिन अगर हम बात करें तो औरंगजेब के टाइम भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन में उनके टाइम पर भी हिंदू बहुत थे एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो मतलब जनरली अगर हम बात करें तो उनका गवर्नेंस क्या था, सेकुलर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं धर्म निरपेक्ष। इसके बाद बात करें, प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इवन वाइल कीपिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट पैरामाउंट। देखिए, राजनीतिक हितों की सर्वोपरि रखते हुए भी प्रजा के हितों की रक्षा की। मतलब देखिए, राजनीतिक तौर पर जो इंटरेस्ट है वो तो इन्होंने रखा ही रखा, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने लोगों की भी इंटरेस्ट को वो किया। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारे काम लोगों की भलाई के लिए भी किए गए मुगलों के समय में। ठीक है, तो ये सब कारण क्या थे कि भाई वो वो सभी को मतलब अपना राज बादशाह मानते थे और वो सभी के बादशाह थे। ठीक है, तो वो सभी के लिए काम करते थे। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट कुछ भी हो लेकिन लोगों के लिए वो काम करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, दाउ द एम्पायर वॉज ऑल पावरफुल, ही वॉज जनरली नॉट ऑटोक्रेटिक। देखिए, बादशाह सर्वशक्तिशाली होते हुए भी स्वेच्छाचारी सामंत नहीं थे। आपने देखा हो अकबर ने अपने नौरत्न बनाए थे, क्यों बनाए थे, सलाह लेने के लिए। अगर उसको खुद ही फैसला लेना होता तो वो नवरत्न बनाता क्यों, तो अपने नवरत्न क्यों बनाता, मिनिस्टर्स क्यों बनाए जाते हैं, सलाह मशवरा के लिए, ताकि कोई भी डिसीजन लिया जाए वो सलाह मशवरा करके लिया जाए, एक तरफा फैसला ना लिया जाए, ऑटोक्रेटिक जिसे बोलते हैं। तो भले ही बादशाह बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उसके बाद भी वो स्वेच्छाचारी नहीं थे। उन्होंने बाकायदा हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग व्यक्ति रखा था। वो सारी चीजें खुद अपने हाथ में नहीं लेते थे। क्लियर है? ठीक, तो ये सारे जो थे ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर क्या था, इंडियन और ईरानियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का कॉम्बिनेशन। दूसरा, मोनार्कियल सिस्टम था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं थी इनमें। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सेंट्रलाइज थी, सारी पावर जो थी वो बादशाह के हाथ में थी। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका ऐसा ही था। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किस पर बेस्ड था, मनसबदारी सिस्टम पर। और इनका रेवेन्यू जनरेशन जो होता था उसके लिए जो कंसेप्ट लाया गया वो क्या लाया गया, आईने दहसाला। ठीक, इसके अलावा इनका नेचर जो था वो गवर्नेंस का वो सेकुलर था, और ये लोगों के भी हितों का ध्यान रखते थे। और एम्परर भले ही पावरफुल थे लेकिन फिर भी वो स्वेच्छाचारी नहीं थे, वो अपने साथ मंत्री या नवरत्न जिसको हम कहते हैं वो रखा करते थे, ताकि उनसे सलाह मशवरा लिया जा सके। क्लियर हुआ? तो ये सारे फीचर्स थे, आप नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम सबसे पहले किसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक, देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो द एंटायर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द एम्परर अंडर द मोनार्कियल गवर्नेंस सिस्टम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण मुगल प्रशासन राजतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत बादशाह द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था, पूरा एंटायर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बादशाह ने बनाया था, एम्परर ने बनवाया था। लेकिन किस सिस्टम के तहत, राजतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत। राजतांत्रिक, आज जैसे डेमोक्रेटिक है वैसे ही उस टाइम पर क्या हुआ करती थी, राजतांत्रिक। ठीक है, गवर्नेंस सिस्टम के तहत किसने बनवाया, बादशाह ने। ठीक,
तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले कौन आएंगे? बादशाह, जिनको एम्परर या किंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किंग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट किंग के बारे में ये है, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड ओवरलॉर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, किंग के बारे में ये बताया जाता है कि शासन का पूरा अधिपति, या अगर हम कहें सर्वोच्च सत्ताधारी कौन हुआ करता था? बादशाह हुआ करता था। तो बादशाह वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड ओवरलॉर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। शासन का अधिपति, सर्वोच्च सत्ताधारी हुआ करता था। ठीक है, सर्वोच्च सत्ताधारी, सुप्रीम अथॉरिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ही वॉज द कमांडर इन चीफ, सुप्रीम जज, प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम। देखिए, ये तीनों पद्धति को संभालते थे। ये प्रधान सेनापति भी हुआ करते थे बादशाह। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायदाता, सुप्रीम जज भी हुआ करते थे, और इस्लाम का संरक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम, ये तीनों पद निभाया करते थे बादशाह। कमांडर इन चीफ, प्रमुख सेनापति तो हुआ ही करते थे, प्रधान सेनापति। इसके अलावा वो सुप्रीम जज मतलब सर्वोच्च न्यायदाता हुआ करते थे। इसके अलावा इस्लाम के संरक्षक भी वो माने जाते थे। कौन? बादशाह। इसके बाद अगर अगला बात करें, अकबर अडॉप्टेड द डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप एंड इंस्टिटेड अ सेंस ऑफ फियर एंड रेवरेंस इन द पब्लिक टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफ एम्परर। देखिए, अकबर ने भी राजस्व के दैवीय सिद्धांत, डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप के बारे में बात की थी, कि मतलब अकबर ने भी इस बात को कहा था, जैसा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बोला करते थे, कि जो बादशाह है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो क्या है? वो एक तरीके से अल्लाह का बंदा है। ठीक है, उसको अल्लाह ने भेजा है, ऐसा अकबर माना करते थे। ठीक है, तो अकबर ने भी क्या किया था? किंगशिप थ्योरी में किसकी सिद्धांत दिए? दैवीय सिद्धांत, डिवाइन प्रिंसिपल। ठीक है, और उसको अपनाया भी, और बादशाह के पद के प्रति जनता में भय एवं श्रद्धा की भावना जगाई। ठीक है, देखिए, जब आप अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं या भगवान का आप मैसेंजर घोषित कर देते हैं, तो लोगों के प्रति आपकी जो वो होती है ना सेंस, वो एक डर बैठता है, और इसके अलावा भक्ति या श्रद्धा की बात करें तो वो पैदा होती है। ठीक है, तो ऐसे ही अकबर ने भी क्या किया था? दैवीय सिद्धांत का राजस्व अपनाया, जिससे उसने ये बताया कि जो बादशाह है वो अल्लाह के द्वारा भेजा हुआ बंदा है। ठीक है, मतलब ही इज क्लोज टू अल्लाह। ठीक है, या जो भी कहें आप, भगवान कहें, जो भी कहें, ही इज क्लोज टू दैट। तो ये अकबर का मानना था, जिससे उसने लोगों के मन में डर पैदा किया, और इसके अलावा लोगों के अंदर श्रद्धा पैदा करी। किसकी कुर्सी को लेके? बादशाह को लेकर। क्लियर? अगला बात करें, एस्टैब्लिश द कोर्ट बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इरानियन, अरेबिक एंड इंडियन सिस्टम। देखिए, इन्होंने भी क्या किया? दरबार स्थापित किए थे। इनके यहाँ भी दरबार चला करते थे। ठीक है, तो मुगलिया सल्तनत में भी दरबार चलते थे। तो इन्होंने दरबार किससे कॉपी किया? ईरानी, अरबी एवं भारतीय व्यवस्था से, ईरानियन, अरेबिक एंड इंडियन सिस्टम से इन्होंने प्रेरणा लेकर के, इंस्पिरेशन लेकर के, ही हैज मतलब बादशाह ने भी क्या व्यवस्था अपनाई? दरबार व्यवस्था, या हम कहते हैं कोर्ट। ठीक, इसके बाद बात करें, द हेड ऑफ एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द एम्परर। मैंने आपको बताया कि सभी समूचे प्रशासन का सबसे बड़ा हेड कौन हुआ करता था? एम्परर, जिसको बादशाह कहते हैं। समझ में आया आपको? ठीक, तो बादशाह के बारे में आपको समझ में आया क्या था? सबसे पहली बात तो ही वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, इसके अलावा वो कमांडर इन चीफ, सुप्रीम जज और प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम भी रहे। अकबर ने डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप की थ्योरी दी थी, जिससे लोगों के मन में डर और श्रद्धा पैदा की जा सके। किसके लिए? बादशाह के लिए। ठीक, बादशाह ने दरबार लगवाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरानियन, अरेबिक या इंडियन सिस्टम में लगाया जाता था। और पूरे के पूरे एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन बनाया गया? बादशाह। क्लियर? क्लियर हुआ? बादशाह के बारे में क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक, अब हम देख लेते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। कहां पर? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन ऑफिसर्स हुए करते थे? तो इसमें जो सबसे पहले ऑफिसर हुआ करते थे वो हुआ करते थे वकील ए मुतलक। ठीक है, वकील ए मुतलक। ठीक है, वकील ए मुतलक की अगर हम बात करें तो आफ्टर द एम्परर ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो बादशाह के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था वकील ए मुतलक, जिसका काम था बादशाह के पश्चात, मतलब अगर बादशाह नहीं है तो उनके एवज में सरकार से जुड़े, ठीक है, सारे कार्यों का संचालन करने का काम कौन करता था? वकील ए मुतलक। ठीक है, तो बादशाह के पश्चात शासन के कार्यों का संचालन करना, मतलब गवर्नमेंट के जो काम होते थे उनका संचालन करने का काम कौन करता था? वकील ए मुतलक। किसकी एब्सेंस में? बादशाह की। He used to appoint and dismiss ministers in all departments, but later this post become weak. देखिए, वकील मुतलक का मैंने आपको बताया कि एम्परर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑफिसर, ठीक है, सबसे बड़े तो बादशाह थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आते थे? वकील मुतलक। तो जब इनको गवर्नमेंट के सारे अफेयर्स कंडक्ट करने का अधिकार था तो इनको किसी भी मंत्री को, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट के उनको अपॉइंट करना और डिसमिस करने का भी अधिकार था। ठीक है, तो इनके पास था कि जितने भी विभाग के मंत्री हुआ करते थे उनकी नियुक्ति करना और उनको डिसमिस करना, ये दोनों पावरें इनके पास थी। लेकिन बाद में जाकर के ये पोस्ट कमजोर हो गई। ठीक है, तो वकील ए मुतलक आपको समझ में आया, बादशाह के बाद सेकंड नंबर, जो बादशाह की एब्सेंस में सारे प्रशासन को, शासन के जितने भी कार्य हैं उनको कौन कंडक्ट किया करता था? वकील ए मुतलक। इवन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना और डिसमिस करने का काम। क्लियर हुआ? तो आपको समझ में आया वकील ए मुतलक का काम क्या होता था। अगला जो ऑफिसर हुआ करता था इसका नाम था दीवान, या जिसको हम वजीर कहते हैं। दीवान जिसको हम क्या बोलते हैं? वजीर बोलते हैं। देखिए, दीवान या वजीर की अगर हम बात करें ना, तो आज की डेट में जो प्रधानमंत्री होता है ना, उस टाइम पर ये दीवान या वजीर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? दीवान या वजीर। ही वॉज द चीफ ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। देखिए, ये जो वजीर हुआ करते थे ना, ये राजस्व एवं वित्तीय विभाग, रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसका सबसे प्रमुख अधिकारी कौन हुआ करता था? दीवान या वजीर। फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ द वकील्स प्रोमिनेंस, द वजीर अज्यूम द रोल ऑफ द चीफ ऑफिसर। देखिए, जैसे जैसे ये जो वकील हुआ करते थे, वकील मुतलक, इनकी पोस्ट जैसे जैसे समाप्त होने लगी वैसे वैसे प्रोमिनेंट उसमें रोल पे कौन आने लगा? अब दीवान या वजीर। Responsible for the administration of the royal treasury, the Diwan Wazir meticulously audited income and expenditure records. देखिए, बेसिकली दीवान या वजीर की अगर हम बात करें तो जो शाही खजाना हुआ करते थे, ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी दीवान की थी कि भैया सरकारी खजाने से कितना पैसा निकाला जाएगा, कितना पैसा वहां जमा होगा, इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, सारी चीज़ों को, मतलब अलग अलग विभागों को जो पैसे चाहिए वो निकाल करके देना, मतलब एक तरीके से शाही खजाना जो था, रॉयल ट्रेजरी, ठीक है, उसका पूरा प्रबंधन, या हम उसका कहें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करते थे? दीवान या वजीर। इसीलिए ये जो भी राज्य की कमाई होती थी या जो खर्च होता था उनके दोनों के रिकॉर्ड्स रखा करते थे। आज की डेट में अगर हम बात करें, ठीक है, यही काम फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, लेकिन उस टाइम पर इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता था। उस टाइम पर इनको किस रूप में देखा जाता था? प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि पूरा राजस्व और वित्तीय विभाग इनके हाथ में था। इट वॉज विद इन हिज जुरिस्डिक्शन टू ओवरसी टैक्स कलेक्शन एंड एस्टेन इट्स अमाउंट। ठीक है, देखिए, ये इन्हीं के उसमें नियंत्रण में आया करता था कि कर की वसूली कितनी की जाएगी, ठीक है, और उसका क्या रेट होगा, क्या अमाउंट होगा। ठीक है, मतलब एक तो कर को वसूल करना वो तो इनकी जिम्मेदारी है ही,
लेकिन कितना कर लेना है ये भी इनकी जिम्मेदारी है बताना। ठीक है, ही हैड कंट्रोल ओवर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनका नियंत्रण समस्त प्रशासन के ऊपर था। ठीक है, तो जो दीवान या वजीर हुआ करते थे, इनका पूरे के पूरे प्रशासन के ऊपर नियंत्रण हुआ करता था। वी कंसिडर्ड हिम एज टुडेज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, हालांकि आज की डेट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो फाइनेंस है वो कौन मैनेज करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक, तो क्लियर हुआ दीवान के बारे में। बेसिकली ये राजस्व और वित्तीय विभाग, रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते थे। वकील्स के पद के गिरने के बाद जो सेकंड कमांड बना वो दीवान या वजीर बना। इसका काम था पूरे शाही खजाने का एडमिनिस्ट्रेशन करना, कितना इनकम हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, इन सारे रिकॉर्डों को मेंटेन करने का काम। इवन टैक्स कलेक्शन और कितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा ये भी कौन तय करते थे, दीवान या। क्लियर है। ठीक, तो दो ऑफिस आपको समझ में आए, एक था वकील मुतलक और दूसरा था दीवाने वजीर। तीसरा है मीर बख्शी। देखिए ये सबसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट। देखिए दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट बेसिकली किससे रिलेटेड था, मिलिट्री से रिलेटेड। एक तरीके से कहा जाए मीर बख्शी कौन हुआ करता था, सैन्य अधिकारी, आर्मी चीफ, या हम जिसे कहें प्रमुख सेनापति। ठीक है, उसको बोलते थे मीर बख्शी। ही वॉज द हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा था इसका, मिलिट्री डिपार्टमेंट, या हम इसको कहें दीवाने अर्ज। जैसे फाइनेंस के लिए दीवान या वजीर हुआ करता था, वैसे ही मिलिट्री के लिए कौन हुआ करता था, मीर बख्शी। जैसे आज की डेट में डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, आज की डेट में डिफेंस मिनिस्टर हैं जो पूरा प्रबंधन देखते हैं मिलिट्री से रिलेटेड, उस टाइम पर ये मीर बख्शी काम किया करते थे। तो ये सबसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है, और ये मीर बख्शी की पोस्ट कब से स्टार्ट हुई, अकबर काल से, ये आपको याद रखना है। दिस पोस्ट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द अकबर पीरियड। दिस पोस्ट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट ड्यू टू द मनसबदारी सिस्टम इन द मुगल्स। अच्छा, मुगलों में जो मनसबदारी सिस्टम था उसके कारण भी मीर बख्शी की जो पोस्ट थी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट थी। और पूरे आर्मी को, मतलब पूरी सेना का, उनकी नियुक्ति करना, उनको तनख्वाह देना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, और उनको पूरा डिसिप्लिन सिखाना, ये सारा काम किसका हुआ करता था, मीर बख्शी का। ठीक है, तो मीर बख्शी जो थे, मिलिट्री में जो कुछ भी होता था, चाहे उनका अपॉइंटमेंट कराना हो, चाहे उनको सैलरी देना हो, चाहे उनको ट्रेनिंग देना हो, ये सारे काम कौन करता था, मीर बख्शी। तो आपको याद रखना है मीर बख्शी। क्लियर हुआ, ही वॉज द चीफ ऑफ मिलिट्री। आज की डेट में जो काम डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। क्लियर है। तो आपको समझ में आया, वकील ए मुतलक, दीवाने वजीर, मीर बख्शी, ये तीन इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। चौथा जो हुआ करता था वो हुआ करता था काजी उल कज़्ज़ा। देखिए काजी से ही आप समझ गए होंगे, चीफ काजी हुआ करते थे। इनका काम था न्याय देना। ठीक है, देखिए वैसे तो सबसे बड़ा सुप्रीम जज कौन हुआ करते थे, बादशाह। लेकिन बादशाह के बाद जो न्याय देने का काम किया करते थे, या जो जिसे कहें कि पूरा न्याय प्रणाली का एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करते थे, वो थे काजी उल कज़्ज़ात। ठीक है, इनका काम था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आज की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सबसे बड़े जस्टिस के एक तरीके से कहा जाए अधिकारी माने जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वैसे ही उस टाइम पर भी न्याय देने के लिए बादशाह के बाद, अल्टीमेटली तो कौन देता था, बादशाह देता था, लेकिन बादशाह के बाद न्याय प्रणाली का जो काम करते थे वो कौन करते थे, काजी उल कज्जात, या जिसको चीफ काजी कहा जाता है। क्लियर, इनका काम था न्याय प्रशासन को पूरी तरीके से देखना, ठीक है, न्याय करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये काम किसका हुआ करता था, काजी का।
ठीक, अगला बात करें, अगला था मुहतासिब। ठीक है, ये पोस्ट क्रिएट करी थी औरंगजेब ने। ये पोस्ट क्रिएट करी थी किसने? औरंगजेब ने, मुहतासिब। ठीक है, ये बेसिकली क्या हुआ करता था? कंट्रोलर ऑफ पब्लिक कंडक्ट। देखिए, ये पोस्ट इसलिए बनाई गई थी कि लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, औरंगजेब के टाइम पर मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे औरंगजेब के टाइम पे। औरंगजेब की नीतियां इस तरीके की थी कि विद्रोह होता था। तो लोगों पर नजर रखने के लिए कि कहाँ क्या हो रहा है, उसके लिए भी इन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट करी थी जिसका नाम था मोहतासिब। और मोहतासिब का काम क्या था? जो भी पब्लिक कंडक्ट हो रहा है उसको कंट्रोल करना, सार्वजनिक आचरण का नियंत्रण करना। ठीक है, मतलब उसको कंट्रोल करना। ठीक है, ठीक, तो समझ में आया आपको? मोहतासिब, कंट्रोलर ऑफ पब्लिक कंडक्ट। इसके बाद अगला बात करें तो सदर उस सदूर, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ये हुआ करती थी। ये धार्मिक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, मतलब कि धार्मिक प्रशासन। ठीक है, मतलब सदर ए सुदूर क्या करता था? धार्मिक मामलों में, रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, उसका प्रबंधन करना हो या उसके ऊपर कोई सलाह देना। मतलब कि धार्मिक, उसमें अगर हम बात करें धार्मिक मामलों में, जब भी बादशाह को धार्मिक मामलों में कोई चर्चा करनी होती थी तो वो किससे बात करते थे? सदर उस सदूर से। क्योंकि रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन या जिसे कहें धार्मिक प्रशासन जो है वो सदर ए सुदूर भी संभालते थे। इसके अलावा उसका पूरा प्रबंधन करना और उनके बारे में सलाह देना, ये काम कौन करते थे? सदर उस सदूर, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हुआ आप लोगों को? रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अगली जो पोस्ट थी ये थे मीर ए समन। ये रॉयल पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, शाही महल का प्रशासन। देखिए, आप जानते हैं उस टाइम पर शाही महल हुआ करते थे। ठीक है, अब शाही महल में बहुत सारे लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो उस पूरे शाही महल को मैनेज करना, ठीक है, मतलब कि महल की चाहे वो हरम हो, चाहे वो रसोई हो, इसका सबका प्रबंधन कौन किया करते थे? मीर ए समन। ठीक, तो मीर ए समन बेसिकली जो महल हुआ करता था, शाही महल, ठीक है, उसके अंदर जो भी महल हुआ करता था या हम कहें जो हरम हुआ करता था। देखिए, हरम मैंने आपको बताया था मुगलों के समय में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हरम हुआ करते थे, जहां पर मुगल बादशाह की पत्नियां और उनकी दासियां रहा करती थी। क्लियर? तो उनका जो हरम हुआ करता था उसको मैनेज करना, उनके जो पैलेस हुआ करते थे उनको मैनेज करना, और उनकी जो रसोई हुआ करती थी उसको भी मैनेज करने का काम कौन करते थे? मीर ए समन। समझ में आया आपको? तो ये सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स थे। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कौन क्या क्या था। सबसे पहला ऑफिसर हमने देखा था वकील ए मुतलक। ये बादशाह के बाद सेकंड इन कमांड था। बादशाह के बाद जो भी डिसीजन लेना होता था एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो कौन लेता था? वकील लेता था। इसके हाथ में मंत्रियों की नियुक्ति करना और उनको हटाना, दोनों चीजें थी। इसके बाद हमने देखा था दीवान, या जिसको हम वजीर कहते थे। ठीक है, ये बेसिकली राजस्व और वित्त विभाग का अधिकारी हुआ करता था, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। किसी भी तरीके का मतलब एक तरीके से जो रॉयल जिसे कहा जाता है ना, सेंट्रल, वो हुआ करता था, शाही खजाना। ठीक, उसको मैनेज करने का काम यही किया करते थे। कितनी इनकम है, कितना खर्चा हो रहा है, इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करने का काम कौन करते थे? दीवान करते थे। क्लियर? इसके बाद बात करें, अगला है मीर बख्शी। ठीक, मीर बख्शी की बात करें तो ये सैन्य अधिकारी हुआ करता था, या जिसको हम कहें कि पूरा सैन्य प्रशासन जो था वो किसके हाथ में था? मीर बख्शी के। चाहे तो ट्रेनिंग देना हो, प्रशिक्षण देना हो, उनकी नियुक्ति करनी हो, वेतन देना, सैलरी दे। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये काम कौन किया करते थे? मीर बख्शी। इसके बाद हमने देखा काजी उल कज्जात। ये न्याय दिया करते थे। बादशाह के बाद सबसे बड़े न्यायाधिकारी कौन हुआ करते थे? काजी उल कज्जात। इसके बाद अगला था मुतासिब, जिसको औरंगजेब ने पोस्ट क्रिएट करी थी। इसका काम था पब्लिक कंडक्ट को कंट्रोल करना। तीसरा था, अगला था सद अश सदूर।
ये पूरा धार्मिक प्रशासन देखा करते थे। धार्मिक नीतियों से रिलेटेड अगर कोई भी मैनेज करना है या सलाह देनी है तो बादशाह किनसे लेता था? सदर उस सदूर। ठीक। इसके अलावा हुआ करते थे मीर ए समन। ठीक है। ये रॉयल पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, मतलब पूरा जो शाही महल हुआ करता था उसका प्रशासन कौन चलाते थे? मीर ए समन। ठीक है। तो ये सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे केंद्रीय प्रशासन के। ठीक। अब लोग जो अगला जो प्रशासन है वो है प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, जो पूरा का पूरा स्टेट था ना मुगलों का, ये कई सारे सूबों में या जिनको हम प्रांत या प्रोविंस कहते हैं उसमें बटा हुआ है। जैसे आज की डेट में हमारा देश जो है वो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है ना। ठीक। वैसे ही उनके टाइम पर, मुगलों के टाइम पर, जो पूरा का पूरा मुगलों का राज्य था वो अलग अलग सूबे या प्रोविंसेस में बटा हुआ था। ठीक है। अब जिस टाइम पर अकबर हुआ करता था, ठीक है, अकबर जिस टाइम पर मुगल शासक हुआ करता था, उसने सबसे पहले प्रोविंशियल, अगर हम बात करें, प्रांतीय प्रशासन की आधारशिला रखी। ठीक है। मतलब ये जो प्रांतीय प्रशासन है इसकी आधार किसने प्रस्तुत किया था? अकबर। ठीक है। और अकबर के ही समय पर, ठीक है, पूरा जो मुगल साम्राज्य था वो 12 प्रांतों में बटा था। आज की डेट में हमारा देश में राज्य कितने हैं? 28। हमारा पूरा देश 28 प्रांतों में बटा हुआ है। वैसे ही उस टाइम पर जो प्रांत थे, पूरा साम्राज्य मुगलों का, वो 12 प्रांतों में बटा हुआ था। किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। ठीक है। इसके बाद फिर बाद में जब खानदेश, बाद में बात करें तो जब खानदेश, ठीक है, और अहमदनगर, आप जानते हैं खानदेश और अहमदनगर को किसने जीत लिया था? और खानदेश और अहमदनगर को किसने जीत लिया था? आप जानते हैं, औरंगजेब ने। तो इनके प्रांतों की संख्या बढ़ के हो गई थी 15। ठीक है। तो जब शुरुआत हुई थी उस टाइम पर प्रांत कितने थे? 12। लेकिन बाद में औरंगजेब ने दो तीन जगहों को जीता जिसमें खानदेश और अहमदनगर महत्वपूर्ण थे, और इनके प्रांतों की, या सूबे हम जिसे कहें या हम प्रोविंस कहें, तो कितनी हो गई थी? 15। क्लियर है? ठीक। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि पूरा जो को पूरा स्टेट था वो प्रोविंसेस में बटा था। अकबर ने इसकी आधारशिला रखी थी। अकबर के समय में जो प्रांत थे वो 12 थे। औरंगजेब ने बाद में 3 और जीत करके 15 कर लिए थे। ठीक। तो अगर हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एंटायर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस सूबाज, या हम प्रोविंस की बात करें। इसके बाद बात करें, अकबर लेड द फाउंडेशन फॉर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, established initially 12 province which later expanded to 15 with incorporation of खानदेश एंड अहमदनगर। ये बाद में खानदेश और अहमदनगर किसने जीता था? जहांगीर, सॉरी, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब में जो प्रांतीय जो संख्या हो गई थी वो कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। क्लियर? ठीक। सॉरी 20, सॉरी 15 तो था। उसके बाद फिर औरंगजेब के टाइम पर और बड़े थे और ये संख्या 20 पहुंच गई थी। ठीक। तो आपको याद रखना है, पहले 12 थी, 12 के बाद फिर 15 पहुंची, और 15 के बाद फिर ये कहाँ पहुंच गई थी? 20। तो औरंगजेब के टाइम पर जो प्रांतों की संख्या थी वो कितनी थी? 20। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब इन प्रांतों का भी कोई ना कोई हेड हुआ करता था। ठीक है। भाई हर प्रोविंस, जैसे आज की डेट में हर स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर होता है ना, चीफ मिनिस्टर। वैसे ही उनके टाइम पर भी प्रोविंसेस का, हर प्रोविंस का एक हेड हुआ करता था जिसको बोलते थे सूबेदार। याद रखिएगा, सूबेदार। इसको अगर हम कहें एक तरीके से तो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी प्रोविंस का, प्रांत का, स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हुआ करता था? सूबेदार। ही वॉज द हेड ऑफ द प्रोविंस। ही हैड हिज ओन आर्मी एज वेल एज he decided to used to decide tax collection and justice administration etc in the province। अब देखिए, ये जो सूबेदार हुआ करता था, ठीक है, ये स्वयं की सेना भी इसकी हुआ करती थी सूबेदार की। ठीक है। इसके अलावा कर कितना लिया जाएगा, ठीक है, इसका भी डिसीजन ये लिया करते थे। इवन न्याय देने, ठीक है, इवन न्याय देने का भी फैसला कौन किया करते थे? प्रोविंसेस में सूबेदार किया करते थे। ठीक है। तो प्रोविंसेस में सबसे बड़ा ऑफिसर कौन हुआ करता था? सूबेदार। क्लियर है?
अगला बात करें, इन दी प्रोविंस दीवान वर्कड अंडर द सेंट्रल दीवान इन फाइनेंस मैटर्स। द सूबेदार एंड दीवान हेल्ड इंडिपेंडेंट एंड इक्वल पावर्स विद इन दी प्रोविंस। देखिए अगर प्रांतों की बात अगर करें तो यहाँ पर दीवान, देखिए प्रांतों में भी एक दीवान हुआ करते थे, ठीक है। जैसे अगर हम आज की डेट में देखें तो हर स्टेट में भी एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है कि नहीं होता? हर स्टेट में भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है और सेंट्रल लेवल पर भी एक फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो प्रोविंसेस में उस टाइम पर भी दीवान हुआ करते थे, लेकिन ये किसके अंडर में हुआ करते थे? सेंट्रल दीवान के अंदर में, ठीक है। मतलब जो केंद्र में जो दीवान हुआ करता था उसके अंडर में हुआ करते थे, किसके? उस उपलक्ष्य में, वित्तीय कार्यों में, ठीक है। अब अगर हम बात करें सूबेदार या दीवान की, तो इन दोनों का काम अलग अलग था, ठीक है। और इन दोनों की समान सत्ताधारी होती थी, मतलब इक्वल पावर्स थी, ठीक है। एक का काम था प्रशासन चलाना पूरा और दूसरे का काम था फाइनेंस देखना। क्लियर है? एक तो सूबेदार और दीवान, इन दोनों इंडिपेंडेंट हुआ करते थे और पावर्स भी दोनों की क्या हुआ करती थी? इक्वल हुआ करती थी। क्लियर है? अगला बात करें, सदर एंड काजी were usually the same person who used to judge the moral character of the subjects and follow the law of Islam respectively as काजी। देखिए इनके में एक और ऑफिसर हुआ करते थे जिनको बोलते थे सदर, या इन्हीं को काजी भी बोला जाता था, ठीक है। एक ही आदमी हुआ करते थे। और जैसा कि मैंने आपको केंद्रीय प्रशासन में एक ऑफिस बताया था जिसका नाम था सदर उस सुदूर, उनका भी काम था रिलीजियस चीज़ों को, धार्मिक प्रशासन को देखना। और यहाँ पर भी सदर और काजी का काम क्या हुआ करता था? वो किसी भी विषय के, ठीक है, उसके नैतिक चरित्र को देखना, ठीक है, और इस्लाम के कानूनों को फॉलो कराना, ठीक है, पालन कराना, ये इनका काम हुआ करता था, सदर और काजी का, ठीक है। लेकिन ये प्रोविंस लेवल पे हुआ करता था। इसके बाद अगला बात करें, द प्रोविंशियल बख्शी was appointed on the recommendation of Mir Bakshi, who was responsible for recruiting and controlling the army in the province। देखिए जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोविंशियल की भी अपनी आर्मी हुआ करती थी, जो प्रांत हुआ करते थे उनकी भी अपनी आर्मी हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है उस आर्मी को भी मैनेज करने के लिए एक बख्शी चाहिए, ठीक। वो किसके होता था? प्रोविंशियल बख्शी, ठीक है। उसको अपॉइंट किसके कहने पर किया जाता था? मीर बख्शी के। मीर बख्शी कौन था? सेंट्रल लेवल पर जो सेना हुआ करती थी उसको समझना, ठीक। तो स्टेट लेवल पर या हम कहें प्रोविंस लेवल पर बख्शी का काम वही हुआ करता था जो मीर बख्शी का हुआ करता, ठीक है। इसका भी काम वही था, सेना में भर्ती करना और पूरी सेना को प्रोविंस के कंट्रोल करना, ये काम हुआ करता था बख्शी का। क्लियर है? इसके अलावा एक और हुआ करते थे जिनका का नाम था कोतवाल। आज की डेट में जो पुलिस अफसर होते हैं जिनको कोतवाल कहते हैं ना, आज की डेट में टीआई जिसको बोला जाता है, तो कोतवाल का काम होता था इंटरनल पीस और सिक्योरिटी बनाना प्रोविंस में, ठीक है। तो जो प्रोविंस हुआ करता था, जो प्रांत हुआ करता था, आज की डेट में भी अगर आप देखें तो हर स्टेट की अपनी पुलिस है। और पुलिस कौन सा सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पुलिस कौन सा सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट है। देखिए कभी कभार पूछा जाता है ना कि हम इतिहास को इतना डिटेल में क्यों पढ़ते हैं। आज की डेट में वो व्यवस्थाएं चल रही हैं जो पहले हुआ करती थी। आज भी लोकल लेवल पर या हम कहें इंटरनल लेवल पर सुरक्षा देना किसका काम है? पुलिस का काम। उस टाइम भी कौन हुआ करते थे? कोतवाल। आज भी उनको कोतवाल बोला जाता, ठीक। तो ये पुलिस का काम था, इनका काम था आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, ठीक। तो अगर आप देखें प्रांतीय प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी थे, पहला तो सूबेदार था जो पूरा हेड हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो हुआ करता था वो सदर और काजी हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा हुआ करता था बख्शी और चौथा हुआ करता था कोतवाल, ठीक है। तो बख्शी और कोतवाल ये चार ऑफिसर्स प्रोविंस में हुआ करते थे, सूबेदार, सदर एंड काजी, बख्शी, कोतवाल, ठीक है। सबका अलग अलग काम था। क्लियर हुआ? तो आपको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया। देखिए पूरा मुगल साम्राज्य सबसे पहले 12 प्रांतों में बटा, फिर उसके बाद 12 सूबों के बाद फिर वो 15 हुए और औरंगजेब के टाइम तक 20 हो गए, ठीक है।
अकबर इसके रचयिता रहे हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के। सूबेदार इसमें हेड रहा प्रोविंस का, सूबेदार हेड हुआ करता था, जिसका काम था टैक्स कलेक्ट करना, न्याय देना, ठीक है, अपनी आर्मी बना के रखना, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इसमें एक दीवान भी हुआ करते थे, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल मैटर के लिए काम किया करते थे अंडर दीवान, ठीक है। इसके बाद सदर एंड काजी हुआ करते थे, बख्शी और कोतवाल, सबके अपने अलग अलग काम हुआ करते थे, ठीक है। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझ में आया। अगला जो प्रशासन आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अब सूबे के अंदर क्या आते थे, सूबे के अंदर आते थे जिला, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर आते थे, प्रोविंसेस। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो हर स्टेट में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, 55 है, 55 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ऐसे उस टाइम भी क्या हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी। अब डिस्ट्रिक्ट्स को एडमिनिस्ट्रेशन कौन किया करता था, ईच सूबा वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इनके समय में डिस्ट्रिक्ट्स को सरकार कहा जाता था, याद रखिएगा। मुगलों के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहा जाता था, सरकार कहा जाता था, ठीक है। तो जो पूरा सूबा था, ठीक है, वो कई सारी सरकारों में डिवाइडेड था। इन दिस द फौजदार वॉज द चीफ मिलिट्री ऑफिसर हु मैनेज पीस सिक्योरिटी एंड ऑर्डर इन द गवर्नमेंट। अब देखिए इनके समय में जो वो हुआ करता था मिलिट्री ऑफिसर, वो फौजदार हुआ करता था। कहाँ पर, जिला प्रशासन लेवल पर, ठीक है। जिला प्रशासन लेवल पर कौन हुआ करता था, फौजदार हुआ करता था। इसके बाद बात करें, अमुल गुर्जर गुजर used to collect revenue of the district. He had the right to distribute and collect तबाकी loans to the farmers. देखिए अमल गुर्जर, ठीक है, अमल गुर्जर जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वही काम किया करता था, ठीक है। जो आप बात करें उसमें क्या कहते हैं आपके दीवान सेंट्रल लेवल पर या वजीर काम किया करता था, ठीक है, ठीक है। वही काम कौन किया करते थे, ये लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आमल गुर्जर, ठीक है। इनका काम था डिस्ट्रिक्ट से रेवेन्यू कलेक्ट करना। देखिए अमल गुर्जर बेसिकली आज के जो कलेक्टर होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट में, जो डीएम होते हैं, कलेक्टर जिसको कहा जाता है, ये वही काम करते थे अमल गुर्जर। उस टाइम पर ये कलेक्टर हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट के। इनका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इसके अलावा इनका हाथ में था कि ये तकाबी लोन फार्मर्स को दे सकें। अब ये तकाबी लोन क्या था, मैंने आपको बताया था तकाबी लोन ये हुआ करता था, ये बेसिकली शुरू किया था उसने, आप याद करिए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने तबाकी लोन देने शुरू किए थे। तकाबी लोन किससे क्या था कि भैया किसानों को बीज के लिए, खाद के लिए, मतलब उनका जो शुरू हुआ है एग्रीकल्चर, उससे पहले उनको पैसे दे दिए जाएं, जिससे वो खेती किसानी करें और जब फसल कटे तो ब्याज के साथ पैसा वापस कर दें। इसको बोला करते थे तगाबी लोन, ठीक है। ही यूज टू सेंड द रिपोर्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू द एम्परर। अच्छा देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितना इनकम हो रहा है और कितना खर्चा हो रहा है, इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट बादशाह को कौन भेजा करते थे, यही भेजा करते थे। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो कलेक्टर अपनी रिपोर्ट किसको भेजता है, चीफ मिनिस्टर को भेजता है, ठीक है, या उनसे कंसर्न मिनिस्टर्स को भेजता है। तो उस टाइम पर भी यही व्यवस्था चला करती थी। अमाल गुर्जर का काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना डिस्ट्रिक्ट से, फार्मर्स को तकाबी लोन देना, और जो इनकम या एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी रिपोर्ट किसको देना, बादशाह को। ही रेगुलेटेड डिपॉजिटेड द इनकम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द रॉयल ट्रेजरी। शाही खजाने में पैसा डालने का काम प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कौन किया करते थे, जिला की तरफ से कौन किया करते थे, ये अमल गुर्जर किया। क्लियर हुआ ये, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें बिटची बिटिकची, ठीक है, बिटची वॉज द असिस्टेंट ऑफ अमाल गुर्जर। देखिए बिटिकची जो हुआ करता था ये अमाल गुजार के सहायक हुआ करते थे। ही यूज टू पेयर एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इनका काम था कृषि से रिलेटेड, ठीक है, कागजात एवं आंकड़े तैयार करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और स्टैटिक्स किससे रिलेटेड तैयार करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारा जो एनएसएसएस हो, नेशनल सैंपल सर्वे,
एनएसएसओ ये काम क्या करता है, ये पूरे स्टैटिस्टिक्स और डॉक्यूमेंट्स को, कागजात और उसके जो पूरे वो रहते हैं उसको, डेटा को कंपाइल करता है, आंकड़ों को। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का काम ये करता है। ठीक, तो इसमें भी जो है अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 3 ऑफिसर्स हुआ करते थे। पहला हुआ करता था फौजदार, दूसरा हुआ करता था अमाल गुर्जर, और तीसरा हुआ करता था बिच्ची। ठीक है, तो फौजदार, अमाल गुर्जर और बिच्ची ये किसमें हुआ करते थे, जिला प्रशासन। ठीक, अब जिले के बाद अगला प्रशासन कौन सा आता है, अगला आता है परगना। अब देखिए जिला किस में बटा हुआ था, परगने में। आज की डेट में हम इसको तहसील कहते हैं। जैसे आज की डेट में तहसील होती है ना, जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारी तहसीलें आती हैं, तो आज की डेट में जिसको हम तहसील कहते हैं उस टाइम पर उसको परगना कहा जाता है। उस टाइम पर उसको क्या कहा जाता था, परगना। तो परगना की अगर हम बात करें तो हर सरकार या हम कहें हर डिस्ट्रिक्ट, ईच डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल परगनास। जैसे आज की डेट में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारी तहसीलें हैं, वैसे उस टाइम भी क्या हुआ करता था, हर डिस्ट्रिक्ट में कई सारे परगना हुआ करते थे। इसके बाद अगला बात करें, सिकदार वॉज द चीफ ऑफिसर ऑफ द परगना। परगना का चीफ ऑफिसर हुआ करता था सिकदार, याद रखिएगा। सिकदार कौन हुआ करता था, प्रमुख अधिकारी, हु अलोंग विद द सिक्योरिटी एंड पीस सिस्टम ऑफ द परगना also looked after the amount of land revenue deposited in the treasury by the tenants। देखिए सिकदार जो थे ये परगना के सबसे चीफ ऑफिसर हुआ करते थे। इनका काम शांति और सुरक्षा देना तो था ही, उसके अलावा जो जमीन से कर वसूला जाता था, ठीक है, उस कर को लेने का काम भी कौन करते थे, सिकदार करते थे। और उसी कर को कहाँ जमा किया जाता था, सरकारी खजाने में। ठीक है, तो जो किसान जो जमीन पर खेती किया करते थे और जमीन पर जो लैंड रेवेन्यू टैक्स दिया करते थे, उनको कलेक्ट करने का काम करता था सिकदार का। और इसके अलावा उनको सरकारी खजाने में भी कौन डालता था, सिकदार। और सिकदार परगने का सबसे चीफ ऑफिसर हुआ करता था। इसके बाद बात करें, अगला जो हुआ करता था वो हुआ करता था अमिल। अमिल इनका फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करता था परगने का। ठीक है, और इसके अलावा फौतदार हुआ करता था जो ट्रेजरार हुआ करता था परगने। ठीक है, ट्रेजरार का मतलब एक तरीके से कहा जाए होता है खजांची। ठीक है, खजांची मतलब जो शाही खजाने को संभाल के रखे, ठीक है, उसको कंट्रोल करे। तो उसके लिए हुआ करता था फौतदार। और पूरा फाइनेंशियल ऑफिसर परगना का कौन हुआ करता था, अमित। ठीक, इसके अलावा बात करें तो एक हुआ करता था करकून, जिसको आज की डेट में क्लर्क कहा जाता है। ठीक है, इसका काम था अकाउंट्स मेंटेन करना, लैंड यील्ड और रेवेन्यू रिकवरी। मतलब बेसिकली लिखा पढ़ी करने का काम कारकून करते थे। ठीक है, मतलब कितना टैक्स कलेक्शन हुआ, कितना क्या, कौन सी जमीन कितनी उपजाऊ है, वहां से कितना टैक्स लिया जा सकता है, इस सारी चीजों का काम कौन करते थे, कारकून। इस जो कि क्या था, एक क्लर्क, जो कि क्या था, एक क्लर्क। क्लियर हुआ। ठीक, तो कारकून हुआ करते थे। ठीक, इसके अलावा जो अगला हुआ करते थे वो हुआ करते थे कनूनगो। ठीक है, कनूनगो वॉज द हाइएस्ट ऑफिशियल ऑफ पटवारीज इन दी परगना, हु यूज टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट ऑफ परगना प्रोड्यूस रेवेन्यू। देखिए आज की डेट में जो पटवारी होते हैं, ठीक है, पटवारी का काम क्या होता है, पटवारी का काम होता है जमीन का मापना, कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जमीन हो रही है एग्रीकल्चर की कि नहीं हो रही है। उस टाइम पर ये काम कानूनगो किया करते थे। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट ऑफिसर हुआ करते थे पटवारी परगना, जिनका काम था परगना में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, मतलब जो भी वहां उपज हो रही है, ठीक है, उनको क्या करना, प्रोड्यूस करना उनके डॉक्यूमेंट्स, और रेवेन्यू देना। ठीक, तो अब यहाँ पर देखें आप परगना में, तो परगना में कौन कौन ऑफिसर आपको मिलेंगे, एक तो थे सिकदर, दूसरे आमिल, तीसरे फौतदार, चौथे कारकून और पांचवे कानूनगो। ठीक है, तो ये 5 ऑफिसर्स याद रखिएगा, प्रांतीय परगना प्रशासन में चला करते थे। आखिरी जो प्रशासन हुआ करता था वो हुआ करता था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, या हम जिसे कहते हैं ग्राम प्रशासन।
ग्राम प्रशासन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या हुआ करती थी? विलेज। ठीक है। विलेज वॉज अ कंप्लीट ऑटोनोमस यूनिट इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स चीफ वॉज ग्राम प्रधान। देखिए, सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी प्रशासन की गांव, और गांव का जो प्रशासन था वो कंप्लीटली ऑटोनोमस था। मैंने आपको बताया था कि ग्राम का जो हुआ करता था प्रशासन, वो पूरा वो खुद ही चलाया करता, चाहे सिक्योरिटी मेंटेन करना हो, कुछ भी करना, वो सारा काम, वो सारा काम जो है वही किया करता। ठीक है। और इनका जो हेड हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? ग्राम प्रधान। इसके बाद अगला बात करें, द मेन ऑफिसर ऑफ लैंड रेवेन्यू वर खूत, मुकद्दम और चौधरी। देखिए, ये तीन सबसे मेन ऑफिसर्स हुआ करते थे लैंड रेवेन्यू के। सबसे पहला था खुद, दूसरा था मुकद्दम, और तीसरा हुआ करता था चौधरी। तीसरा कौन हुआ करता था? चौधरी हुआ करता था। क्लियर। अगला बात करें, देयर वॉज अ पटवारी टू असिस्ट अ विलेज हेड। हर विलेज हेड को असिस्ट करने के लिए क्या हुआ करता था? एक पटवारी हुआ करता था। ठीक है, तो पटवारी याद रखेंगे आप। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, विजिट इंक्लूडेड अंडर द परगनास, ठीक है, वर कॉल्ड मावदा दी, एंड द स्मॉल सेटलमेंट्स इंक्लूड अंडर इट वर कॉल्ड नागला। ठीक है। तो जो परगने थे, परगने के अंतर्गत जो शामिल गांव थे ना, को मावदा या दी जिसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत शामिल छोटी बस्तियां हुआ करती थी। ठीक है, उसको नागला कहा जाता था। मतलब गांव के अंदर भी जो छोटी बस्तियां हुआ करती थी उनको क्या बोला जाता था? नागला। क्लियर। ठीक। तो आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनका समझ में आया। सबसे पहले हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, फिर इसके बाद हमने स्टेट प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, फिर हमने जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, परगना पढ़ा और ग्राम। ठीक। अब यहीं पर हम आज अपनी क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, वो हम इनका जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पढ़ेंगे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसके अलावा जो इनका करेंसी से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मनसबदारी और आईने दहसाला सिस्टम। ठीक। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।